हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निर्बन और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो क्या आपको भी सीखना है HTML और CSS, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि HTML का कहाँ पे यूज़ होता है, CSS का कहाँ पे यूज़ होता है, HTML से कैसे हम अपने वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जगह पे क्या यूज़ करना है। तो एकदम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि HTML में क्या क्या डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं और उन टैग्स को कैसे हम यूज़ करेंगे अपना पैराग्राफ बनाने के लिए, अपना हेडिंग बनाने के लिए। फिर अगर हमें इमेज यूज़ करना है, वीडियो यूज़ करना है, ऑडियो यूज़ करना है अपने वेबसाइट में, तो वो कैसे करेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम अपने ये टैग्स को यूज़ करके टेबल्स बना सकते हैं और फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जो लॉग इन फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म होता है, उस टाइप का फॉर्म हम लोग डिज़ाइन करेंगे HTML से। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि CSS कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, ताकि उसका स्टाइलिंग और अच्छा हो जाए। और CSS यूज़ करेंगे लेकिन थोड़े एडवांस लेवल में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे आईडी और क्लासेस भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा खुद कि बहुत सारे वीडियो में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस ही नहीं किया जाता है कि आईडी कहाँ पे यूज़ होता है और क्लास कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिगिनर लेवल में इन चीज़ को जान लो, ताकि इन द लॉन्ग रन आप जब आगे मेहनत करोगे और आगे इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक पहले से पता होने पे आपको ऑलरेडी आसानी हो जाएगा। तो मैं आपको आज दिखा दूंगा कि आईडी कहाँ पे यूज़ होता है, क्लास कहाँ पे यूज़ होता है, एकदम बिगिनर वाले चीज़ भी दिखा दूंगा। और पूरा जो मैं आपको ट्यूटोरियल कराऊंगा उसके बीच में मैं आपको 2-3 और भी ऐसे रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, टूल्स के बारे में बताऊंगा, जो आपका वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का काम और आसान कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि इसमें बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत मदद करेंगे। मैं हर मोमेंट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, और मैं अगर कुछ लिखूंगा कंप्यूटर में तो मैं लिखने के बाद सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर ही मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, हर एक चीज़ मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, और अपने कोई अगर फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं HTML और CSS कॉलेज में, स्कूल में, या अगर ट्यूशन में आपके साथ एक साथ है, तो प्लीज़ उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, उनको हेल्प होगा सीखने में। अगर आप खुद इस चैनल में नए हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक भी आगे ऐसे अच्छे वीडियोस पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग बैठते हैं कंप्यूटर में और देखते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि क्या होता है HTML और CSS। अब बात करते हैं HTML टैग्स के बारे में। आप कोई भी वेबसाइट उठा के देख लीजिए, उसमें डेफिनेटली HTML टैग्स यूज हुए होंगे, नहीं तो वो वेबसाइट क्रिएट ही नहीं हो सकता है। HTML के टैग्स हर वेबसाइट में होते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है आपको पता होना चाहिए, एकदम याद कर लेना है। HTML का स्ट्रक्चर जो आपके हर वेबसाइट में आपको लिखना ही है, वो है डॉक टाइप। ठीक है, तो डॉक टाइप क्या है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क फिर डॉक टाइप HTML। तो इससे क्या होता है, इससे आपके ब्राउजर को समझ में आएगा कि आपका HTML का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। आप चाहे HTML 3 यूज करें, 4 यूज करें, तो 5 यूज करें, कुछ भी यूज करें, आपके ब्राउजर को अच्छे से पता चलेगा कि आपका कौन सा वर्जन है। उस हिसाब से वो आप सारे एलिमेंट्स को रेंडर करेगा। तो ये सब हाई लेवल टॉपिक है, इसको आपको जानना जरूरी नहीं, आपको खाली पता होना चाहिए कि आपको ये लाइन लिखना है। ठीक है, एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। उसके बाद जो HTML का दूसरा टैग आता है वो खुद HTML टैग है। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो ये है ओपनिंग HTML टैग और ये हो गया क्लोजिंग HTML टैग। तो ये वाला खुल रहा है यहाँ पे, मतलब इसको कहते हैं ओपनिंग HTML, और ये है क्लोजिंग HTML। दोनों में डिफरेंस क्या है, ओपनिंग एकदम नॉर्मल लिखा हुआ है खुलने वाला, और बंद होने वाला के यहाँ पे आगे एक ये डैश है। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि HTML यहाँ पे बंद हो रहा है। तो इसके अंदर हमारा पूरा वेबसाइट का जो भी कुछ लिखेंगे हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। अब HTML टैग के अंदर, मतलब इस कंटेनर के अंदर जो दूसरा हम लोग का टैग होगा वो है हेड टैग। तो हेड टैग का भी एक ओपनिंग होगा, एक क्लोजिंग होगा। ठीक है, ये क्लोजिंग भी ये HTML के अंदर ही हो रहा है। देखिए, हेड का क्लोजिंग HTML के अंदर है। अब जो हम लोग सारा कुछ करेंगे वो इस HTML के अंदर होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है। तो हमारा ये क्या है, हेड टैग खुला, हेड टैग बंद हो गया। अब हेड टैग में हम क्या डालते हैं, हेड टैग में हम अपने वेबसाइट का जो टाइटल है वो रखते हैं। ठीक है, वेबसाइट का जो नाम होगा वो हमारे हेड सेक्शन में जाएगा, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट का वो भी हेड टैग में जाएगा। चाहे आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करें या फिर कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर फाइल्स, कुछ भी आप यहाँ पे अटैच कराते हैं, तो वो सब हम लोग हेड में करते हैं। ये आगे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग CSS देखेंगे तो हम लोग CSS फाइल को कैसे लिंक कराएंगे वो भी हम लोग हेड सेक्शन में कराएंगे, तो वो आगे देखेंगे। आपको फिलहाल पता होना है कि हेड टैग के अंदर हम अपना फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं और अपना टाइटल देते हैं वेबसाइट का हेड टैग के अंदर। अब जो चौथा टैग आता है वो है बॉडी टैग।
तो हेड है तो बॉडी भी होगा, बट याद रखिए जैसे बॉडी खुल रहा है वैसे बॉडी बंद भी होगा, और ये बॉडी टैग भी HTML टैग्स के अंदर ही होगा, जस्ट हेड टैग के नीचे। ठीक है, तो बॉडी में हम लोग क्या डालते हैं, बॉडी में हम लोग डालते हैं अपना वेबसाइट का पूरा कंटेंट। आप चाहे वेबसाइट में कुछ भी यूज करें, चाहे वो इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, पैराग्राफ्स है, हेडिंग्स है, कुछ भी है, तो वो सारा कंटेंट आपका वेबसाइट का जो पूरा डिजाइन है, ओवरऑल डिजाइन, वो आप अपने बॉडी के अंदर बनाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये है एक बेसिक सा लेआउट, बेसिक स्ट्रक्चर आपका HTML फाइल का। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि पहले खुलेगा डॉक टाइप से, उसके बाद HTML टैग लिखेंगे, HTML टैग के अंदर हेड टैग खुलेगा बंद होगा, फिर बॉडी टैग खुलेगा बंद होगा, और लास्ट में HTML खुद बंद हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं कि हम लोग और कौन कौन से HTML टैग्स यूज कर सकते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि बाकी जो अपना वेबसाइट का काम होने वाला है वो बॉडी के अंदर ही होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे और कौन कौन से HTML टैग्स यूज करेंगे। बहुत सारे H1, H2, H3 सब हेडिंग के लिए, पैराग्राफ्स टैग है, फिर आपका ऑडियो, वीडियो, इमेज टैग, प्री, ब्रेक, बहुत सारे टैग है। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा टैग कहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। बट हमें अपना HTML लिखने के लिए एक एडिटर चाहिए होगा। एडिटर मतलब जहां पे हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो अभी के लिए सबके कंप्यूटर में तो नोटपैड होगा ही, इसीलिए मैं जाता हूँ अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नोटपैड आ गया, इसको खोल लेते हैं। अब जो बेसिक सा स्ट्रक्चर देखे हम लोग HTML का, पहले तो उसको लिखेंगे। तो स्टार्ट हमें करना है डॉक टाइप से, तो लिखते हैं डॉक टाइप, उसके बाद स्पेस देके HTML। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डॉक टाइप लिख लिया। अब जो हम लोग का दूसरा टैग था वो था HTML टैग। तो HTML टैग खुला, और HTML टैग को यहाँ नीचे आके बंद भी कर लेते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग था और ये क्लोजिंग हो गया। अब HTML टैग के अंदर हम लोग का था हेड टैग और बॉडी टैग। तो पहले लिखते हैं हेड टैग, ये हेड खुला, ये हेड बंद हुआ। यहाँ पे अब बॉडी खोलते हैं, बॉडी खुला, और यहाँ पे बॉडी बंद हो गया। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ, बेटर। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको देखने में थोड़ा इजी होगा। तो देखिए, ये तो हो गया हम लोग का बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या बोले थे कि अपना वेबसाइट का टाइटल हम लोग हेड सेक्शन में देंगे। तो चलिए टाइटल देते हैं। तो टाइटल देने के लिए भी हम लोगों को एक टैग यूज करना होगा, वो खुद टाइटल टैग है। तो हेड के अंदर हम लोग लिखते हैं टाइटल टैग अपना टाइटल के लिए। तो ऐसे लिखेंगे TITLE टाइटल, और फिर उसको बंद भी करेंगे। क्योंकि देखिए, ये सारे जो टैग्स मैं यूज कर रहा हूँ ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। दो टाइप के टैग होते हैं, एक होता है नॉर्मल जिसमें सेल्फ क्लोजिंग नहीं लगता है, और एक टैग जिसमें सेल्फ क्लोजिंग लगता है। सेल्फ क्लोजिंग लगता है मतलब कि सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है मतलब क्या, कि देखिए ये HTML खुला, यहाँ पे HTML बंद हुआ, यहाँ पे हेड टैग खुला, यहाँ पे हेड टैग बंद हुआ, टाइटल खुला, टाइटल बंद हुआ। तो ये सब खुद से बंद नहीं होता, ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा है, जहां पे हम लोग को कोई क्लोजिंग टैग का जरूरत नहीं पड़ता है। जब हम लोग इमेज टैग यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसमें हम लोग को बंद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखिए हम लोग ने टाइटल टैग डाल दिया। अब टाइटल टैग के अंदर अपना वेबसाइट का टाइटल देते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं बॉडी सेक्शन में। तो बॉडी सेक्शन में हम लोग बहुत सारे और भी HTML के टैग्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक अपना जो वेबसाइट है उसका एक हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे H1 टैग। ठीक है, H1 टैग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा हेडिंग टैग है। उसके बाद है H2, H3, H4, H5, H6। तो H6 सबसे छोटा है, H1 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बिगर, या फिर बिगर नहीं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ माई ऑसम वेबसाइट। ठीक है, ये हो गया। अब इस फाइल को चलिए सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर देखिए फाइल है, फाइल में जाइए, फिर सेव एज। तो आप इसको कहीं भी सेव कर लीजिए, मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप में अब यहाँ पे फाइल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फाइल नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेमो रखता हूँ, लेकिन उसके बाद जो आप एक्सटेंशन देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटेंशन मतलब जो फाइल नेम आप लिख दिए डेमो, उसके बाद आपको देना है डॉट, उसके बाद आपको लिखना है HTML। तो ये हो गया इसका एक्सटेंशन। तो मेरा फाइल का नाम है demo.html। तो इसको चलिए अब सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइल सेव हो गया है डेमो। ठीक है, हाँ ठीक है।
तो ये जब मैं खोलूंगा ये आपका इसमें खुलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलेगा, बट आप चाहे तो आप इसको कोई भी ब्राउजर से ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आप इसमें राइट क्लिक करिए, फिर यहाँ पे ऑप्शन है ओपन विथ। अब चाहे तो आप फायरफॉक्स से करिए, गूगल क्रोम से करिए, किसी से भी करिए। तो चलिए इसको गूगल क्रोम से खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा वेबसाइट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा नहीं दिखेगा, मेरा 300% में था, इसको 100% में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि माई ऑसम वेबसाइट, और थोड़ा बोल्ड में है और थोड़ा हाईलाइटेड है। ये क्यों हुआ? ये हुआ H1 टैग के वजह से। और आप अगर यहाँ पे एकदम ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको दिखेगा माई फर्स्ट वेबसाइट। तो ये कहाँ से आया? ये हमारा वेबसाइट का टाइटल है। और आप अगर URL पे ध्यान दोगे तो आपको URL में दिखेगा कि हमारा जो फाइल का लोकेशन है वो पूरा आ चुका है, कंप्लीट पाथ आ चुका है। तो C के अंदर यूजर, फिर अनिर्बन भौमिक, डेस्कटॉप, फिर demo.html। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या बाकी HTML टैग्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया नोटपैड में। तो जैसे ये H1 हो गया, वैसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी सारे H2 H3 टैग्स देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे कॉपी किया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये तो पहला वाला हो गया H1। दूसरे वाले को करते H2। तो H2 ही क्लोजिंग करना है, याद रखना है। H3 मतलब जो खुलेगा वही बंद होगा। H3 इधर लिखे तो इधर भी H3, ये वाला H4, ये वाला भी H4, यहाँ H5, यहाँ H5, और यहाँ पे H6, और यहाँ पे H6। तो H7 तो नहीं है, तो बस इतना ही किए। अब फाइल में जाइए वापस और सेव क्लिक कर दीजिए, या फिर आप Ctrl+S भी दाब सकते हैं अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप दाबेंगे Command और S। तो ये फाइल हो गया सेव, यहाँ से ऐसे जाके सेव कर लिए। अब वापस से इस वेबसाइट को, इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करते चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला है H1 माई फर्स्ट वेबसाइट, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होते गया, मतलब H6 सबसे छोटा है। और आपको एक प्रो टिप दिखाता हूँ मैं, मज़ेदार चीज़, कि आपको अगर देखना है ब्राउज़र में ही कि आपका कौन सा HTML टैग्स यूज़ हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप यहाँ नीचे ऑप्शन देख सकते हो, व्यू पेज सोर्स। तो आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको इस वेबसाइट का पूरा HTML का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिख जाएगा। तो देखिए हमारा पूरा HTML यहाँ पे दिख जा रहा है हम लोग को, कि हम लोगों ने H1 H2 H3 H4 H5 उसके बाद H6 यूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना वेबसाइट का व्यू पेज सोर्स करके आप अपना HTML देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या टैग्स है। तो बाकी इन सबको रिमूव कर देता हूँ, H1 को रखता हूँ सिर्फ, और अब देखते हैं पैराग्राफ टैग क्या है। तो P ऐसे खुला और यहाँ पे P बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ये है पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टैग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, चलिए आपको इसके बिना एक एग्जाम्पल दे के मैं बताता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए और एक इंटरेस्टिंग रिसोर्स, आपको अगर फ्री में, मतलब फ्री में क्या, आपको पैराग्राफ्स चाहिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे आके लोरम, उसके बाद लिखेंगे एप्सम। तो ये एक वेबसाइट खुलता है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे पैराग्राफ्स मिल जाते हैं, जेनरेटेड पैराग्राफ्स। आप इनको ऐसे ही रैंडमली अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं कोड में पैराग्राफ्स के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। कॉपी करने के बाद अपने इसमें आया नोटपैड में, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये अजीब सा थोड़ा दिख रहा है, कोई नहीं, इसको व्यू वर्ड रैप, हाँ अब ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ हो गया। अब सोचिए मैं यहाँ पे फुल स्टॉप दिया, अब यहाँ पे नीचे आया थोड़ा और फिर से इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ डाले। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेव करूँगा, सेव कर दिया। ठीक है, अब जाते हैं ब्राउज़र में, आते हैं अपने वेबसाइट में। अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए मैंने डाला 2 पैराग्राफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, सब एक ही है, एक ही साथ आ गया पूरा, मतलब पैराग्राफ में डिवाइड नहीं हुआ। तब हम लोग यूज़ करेंगे अपना पैराग्राफ टैग। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम बढ़िया से स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐसे P ऐसे खोलेंगे इधर, ठीक है, स्टार्टिंग में, और यहाँ पे आके उसको क्लोज कर देंगे, सॉरी, हाँ ऐसे। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हम लोग बना लिए। सेम वे में दूसरे के स्टार्टिंग में भी हम लोग ऐसे पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे
और एकदम लास्ट में यहाँ पे पैराग्राफ टैग बंद कर देंगे। ठीक है, सिंपल एकदम। यहाँ पे खुला, ये रहा, और यहाँ पे बंद हो गया, फिर से यहाँ पे खुला और यहाँ पे बंद हो गया। तो ये हम लोगों ने पैराग्राफ में डाल दिया इसको। अब जाते हैं ब्राउज़र में, अब रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, इधर सेव नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, ये तो सेव हो गया था। हाँ, सेव कर लिए। अब जाते हैं ब्राउज़र में, अब रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए 2 पैराग्राफ में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग। अब आता है जो अगला टैग, वो है IMG टैग। देख लेते हैं, चलिए IMG टैग इंपॉर्टेंट है, IMG टैग देख लेते हैं। तो IMG टैग, मैं जैसे बोला कि IMG टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसमें हम लोग को बंद करने का जरूरत नहीं होगा। तो देखिए ऐसे मैंने खोला IMG, अब ऐसे मैंने बंद कर दिया, बस, और कुछ नहीं। अब क्या करना है, जस्ट आपको इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पे लिखना है आपको SRC इक्वल टू, फिर ये डबल एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, अब क्या होगा, आप तो एक इमेज यूज करोगे, आपको इमेज यूज करने के लिए वो इमेज का जो लोकेशन है, जहाँ पे वो इमेज है, वो आपको पूरा लोकेशन इसके अंदर पास करवाना है, तभी जाके वो इमेज लोड होगा। तो उसके लिए पहले तो ये अपना टैग ओपन करेंगे हम लोग IMG ऐसे लिख के, फिर लिखेंगे सोर्स। ये जो सोर्स मैंने लिखा, जो टैग के अंदर मैंने सोर्स लिखा, ये सबको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, HTML टैग्स के एट्रीब्यूट। तो ये टैग का नाम है IMG टैग, और IMG टैग का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है SRC। और इसमें हम लोग क्या देंगे अंदर, इसमें हम लोग देंगे लोकेशन अपने इमेज का। तो चलिए देखते हैं कोई इमेज अगर हम लोग है तो, नहीं तो आप ऑनलाइन इमेज भी कर सकते हो। ऐसे एक वेबसाइट है, सबका लिंक मैं दे दूंगा गाइस डिस्क्रिप्शन में। मैं जो यहाँ पे रिसोर्सेस यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो अनस्प्लैश हो गया, लोरम एप्सन हो गया, और भी आगे रिसोर्सेस है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं सब डिस्क्रिप्शन में मतलब मेंशन कर दूंगा। आप एग्जैक्ट मैंने जैसे अभी किया वैसे आप सेम फॉलो कर सकते हो, ताकि आपका प्रोजेक्ट एकदम अच्छे से बने। ठीक है, तो unsplash.com, इसमें आपको जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे हाई क्वालिटी के फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। तो कोई भी एक इमेज, जैसे यहाँ पे देख लीजिए खाने का बहुत अच्छा सा दिख रहा है, तो इसमें राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लेते हैं। तो इसको चलिए हम लोग डेस्कटॉप में ही सेव करते हैं। ठीक है, तो फाइल नेम यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, तो सेम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया फाइल सेव हम लोग का। अब इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। हाँ, तो अब जाते हैं अपने नोटपैड में। अब यहाँ पे हम लोग पास करेंगे लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन, अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट बात है आपको लोकेशन पास करना है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप एकदम अच्छे से पता कैसे करोगे कि आपका लोकेशन क्या है फाइल का। ठीक है, आप तो जानते हो आपने डेस्कटॉप में उसको रखा है, लेकिन आप डेस्कटॉप को नेविगेट करोगे कैसे, मतलब पूरा एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ पे लिखोगे कैसे। तो उसके लिए आप, तो सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि आप देखिए आपका जो मेन फाइल है, जो आपका HTML फाइल है, वो यहाँ पे डेस्कटॉप में ही है, और ये वाला जो इमेज हम लोग डाउनलोड किए ये भी हमारा डेस्कटॉप में ही है, मतलब दोनों एक ही जगह पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ये फाइल नेम हम लोग को यूज़ करना होगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फाइल नेम हम लोग को यूज़ करना है इमेज का। तो यहाँ पे बहुत अजीब सा फाइल नेम है, photo15955। तो इसको बेटर होगा कि हम लोग रीनेम ही कर ले। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम में आके इसको कर लेते हैं पिक बोल के, PIC, बस। ठीक है, और एक चीज़ आपको करना है, आपको इसमें राइट क्लिक करना है और उसके बाद चल जाना है प्रॉपर्टीज़ में। आप इमेज यूज़ कर रहे हो, आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए उस इमेज के बारे में, तभी आप यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आप इमेज यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इमेज का नाम है पिक और इमेज का टाइप है JPG। ये एक्सटेंशन भी हम लोग को लिखना होगा। 3 टाइप का होता है जनरली, एक JPG हो गया, एक मिलेगा आपको JPEG, JPEG, और एक होता है जो होता है PNG। तो आप देख लीजिएगा एक्सटेंशन क्या है, वही एक्सटेंशन आपको मेंशन करना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं अपना फाइल नेम है pic.jpg। अब इसको सेव करते हैं, सेव हो गया। जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे रिफ्रेश। तो देखिए हमारा सुंदर सा इमेज लोड हो गया, बट देखिए आप इमेज बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, हम लोग को थोड़ा छोटा चाहिए इमेज। तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर से हम लोग और एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है विड्थ या फिर हाइट, कुछ भी।
तो ये जो सब एट्रीब्यूट मैं यूज कर रहा हूँ ये सब पर्टिकुलरली इस IMG टैग का एट्रीब्यूट है। आप चाहोगे कि आप ये एट्रीब्यूट विथ वाला या फिर सोर्स वाला इस पैराग्राफ टैग के साथ यूज करोगे तो नहीं होगा। ये पर्टिकुलर IMG का टैग है तो इसको आपको IMG के साथ ही यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे WIDTH विथ इक्वल टू कर देता हूं मैं, चलिए 100, सॉरी उसके अंदर होगा बाहर नहीं होगा, 150 करता हूँ, चलिए 150 px मतलब पिक्सल, ठीक है। ये आपको करते करते आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। अभी आपको बहुत कुछ एक साथ सुनने को मिल रहा होगा तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस बहुत ईजी है। आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो, अच्छे से देखो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप इतना अच्छे से HTML CSS कहीं से नहीं सीख सकते हो, ठीक है। मैं आपको इतने कम टाइम में इतना जो सिखा दूंगा, आप इसी पे प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छा सा सीख जाओगे। तो यहाँ पे मैंने विथ दे दिया है 150 पिक्सल, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इमेज छोटा हो गया है, ठीक है। वैसे ही सेम हम लोग के पास हाइट का भी एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर हम लोग दोनों यूज करेंगे ना तो क्या होगा कि हाइट भी हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं, विथ भी मेंशन कर दे रहे हैं, तो इमेज प्रॉपरली अपने हिसाब से जो बेस्ट वो दिख रहा है वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने विथ दे दिया 150 पिक्सल, मतलब चौड़ाई 150 पिक्सल दे दिया, लेकिन जो लंबाई है फोटो का वो लंबाई वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया कि भाई मेरा विथ है, चौड़ाई है 150 पिक्सल, तो हम हाइट रख लेते इतना। लेकिन अगर मैं भी हाइट भी मेंशन करूंगा एट्रीब्यूट में तो फिर हाइट तो मैं अपने मर्जी से दे रहा हूं, तो इमेज पता नहीं कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम हाइट देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल दे के इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कुछ चेंज नहीं आया, मतलब क्या है कि ये मेरा 100 पिक्सल का ही है। अब यहाँ पे आके मैं अगर इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ या फिर चलिए 400 पिक्सल कर देता हूँ हाइट को, अब इसको सेव करता हूँ, फिर क्या होगा, फिर देखिए इमेज कितना गंदा दिख रहा है, क्योंकि विथ भी मेंशन किया मैंने हाइट भी मेंशन किया, दोनों मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इसलिए बेटर है कि कोई एक एट्रीब्यूट यूज करे, विथ वाला एट्रीब्यूट यूज करे इमेज के साथ, तो क्या होगा कि चौड़ाई वो आप अपने हिसाब से दोगे और हाइट वो अपने हिसाब से ले लेगा एकदम प्रॉपर वाला। तो ऐसे तो हम लोग यूज करते हैं इमेज टैग, ठीक है। तो ये हो गया सारा आपका बेसिक्स, HTML का बेसिक, कैसे आप पैराग्राफ टैग यूज करोगे, कैसे आप इमेज टैग यूज करोगे, कैसे आप हेडिंग टैग यूज करोगे, और भी बहुत सारे टैग होते हैं। जैसे आप चलिए और एक दो को दिखा ही देता हूँ मैं आपको, फिर आपको थोड़ा एडवांस चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक और चीज़ क्या है कि सोचिए ये जो बुक वाला लाइन है, देखिए यहाँ पे नोटिस करिए, ये हम लोग सेकंड पैराग्राफ का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1500 लिखा हुआ है ना, मुझे चाहिए 1500 के बाद जो कॉमा है इसके बाद ये अपने से अलग लाइन में आना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, खाली लाइन चेंज चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाहिए ना मुझे, यहाँ पे इस पोजीशन में, तो यहाँ पे मैं एक टैग यूज करूंगा HTML का जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसमें हम लोग को क्लोज करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिर्फ ओपन करेंगे, BR लिखेंगे, बस ये हो गया। BR लिख दे मतलब क्या है, ब्रेक, मुझे यहाँ पे ब्रेक चाहिए, और बाकी जो BR के बाद है बाकी ये सब, ये मुझे जस्ट दूसरे लाइन में चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा है, समझिए। अब इसको मैं सेव करता हूँ, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो देखिए जस्ट दूसरे लाइन में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लाइन ब्रेक कर सकते हैं, दूसरे लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं कुछ भी चीज़ को। तो ये हो गया BR टैग। वैसे ही यहाँ पे इमेज के बाद अगर मैं और एक टैग यूज़ करूँगा जिसका नाम है AHR, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो ये क्या करेगा, एक जस्ट लाइन क्रिएट कर देगा, देखिए कैसे, इमेज के नीचे नोटिस करिएगा, देखिए एक लाइन बन चुका है, ठीक है। तो ये सब हो गया कुछ टैग्स HTML के। अब जैसे इमेज टैग है ऐसे ऑडियो टैग्स भी है, सिमिलर वे में आप यहाँ पे लिखोगे, ऐसे करके ऑडियो लिखोगे, फिर वो भी सेल्फ क्लोजिंग है, बस आपको अंदर उसका सोर्स वोर्स देना है, जैसे ऐसे इमेज का था वैसे ऑडियो भी है, वीडियो भी टैग है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया HTML का पूरा एकदम बेसिक्स। तो बात करते हैं कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में। एडवांस मतलब कि कैसे हम लोग HTML से एक टेबल बना सकते हैं और कैसे HTML यूज करके हम लोग फॉर्म बना सकते हैं, जैसे होता है साइन अप फॉर्म और लॉगिन फॉर्म।
तो एडवांस नहीं है, बट हाँ ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि जो नए डेवलपर्स है, जो अभी स्टार्ट किए HTML और CSS सीखना, या फिर जिनको कोई नॉलेज नहीं है HTML और CSS का, वो पहली बार अगर फॉर्म बनाने जाएंगे या फिर टेबल बनाने जाएंगे तो डेफिनेटली वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं और हर टैग का अलग अलग यूज होता है, बट वो दिखने में भी सेम होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि TR टैग हो गया, TH टैग हो गया, TD टैग हो गया, तो इनको कैसे प्रॉपरली यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ताकि हमारा टेबल एकदम अच्छे से बने और हमारा फॉर्म भी अच्छे से बने। तो अभी हम लोग वही देखेंगे, चलिए। तो चलिए सबसे पहले एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। ये नए टैब में आके अब लिखते हैं सबलाइम टेक्स्ट। तो यहाँ पे एंटर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट आ गया sublimetext.com। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए खुल चुका है पेज। अब यहाँ से हम अपना सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ का 64 बिट मशीन, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने जैसे, तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादा बड़ा फाइल भी नहीं है, जस्ट 10.4 MB का फाइल है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये रहा। तो इस पर जस्ट एक बार क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट का पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें क्लिक करेंगे यस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है आपका सॉफ्टवेयर। तो मैं तो करूँगा C प्रोग्राम फाइल्स में तो यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। फिर यहाँ पे अनचेक ही रखना है, इसको चेक नहीं करना है। फिर नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत छोटा फाइल है, हो भी गया, ठीक है। तो इसमें कर देते फिनिश। अब इसको काट देते, इस विंडो को भी काट देते हैं। अब चलते हैं जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। तो मेरा इंस्टॉल हुआ है प्रोग्राम फाइल्स में ना, C ड्राइव में। तो C ड्राइव में गए, फिर प्रोग्राम फाइल्स में गए, फिर यहाँ पे देखिए एक फोल्डर बना होगा सबलाइम टेक्स्ट 3 के नाम से, ये रहा। तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा सबलाइम टेक्स्ट लिखा हुआ है और इधर दिखेगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको इसी को क्लिक करके खोलना है। तो आप बार बार तो यहाँ नहीं आओगे इतने अंदर नेविगेट करके, तो एक काम करो, यहाँ राइट क्लिक कर लो, फिर इसमें सेंड टू में जाके इसको डेस्कटॉप में भेज देते, शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप में भी आ चुका है सबलाइम टेक्स्ट का शॉर्टकट। अब इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये खुल गया सबलाइम। तो ये मेरा पहले से मैं काम कर चुका है इस सॉफ्टवेयर में, इसीलिए ये पिछले वाले प्रोजेक्ट को ही ले चुका है। आपको स्टार्टिंग में ये सब कुछ नहीं दिखेगा। तो देखिए आपको शायद एकदम स्टार्टिंग में पूरा ऐसे ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है। तो सब फोल्डर बनाना जानते ही है। तो चलिए सबसे पहले डेस्कटॉप में चल के एक फोल्डर बना लेते हैं फट से। तो ये फोल्डर का नाम रख देते हैं डेवलपमेंट। कुछ भी नाम रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं रख रहा हूँ डेवलपमेंट, ठीक है। फोल्डर बन चुका है। अब जाते हैं वापस सबलाइम में और यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है एकदम कोने में फाइल। तो यहाँ फाइल में क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे ऑप्शन है ओपन फोल्डर का। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर में क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे डेस्कटॉप में, फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया डेवलपमेंट, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर में। तो ये सिलेक्ट फोल्डर किए तो यहाँ पे देखिए फोल्डर आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें फाइल्स बना सकते हैं अपना। तो फाइल्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस डेवलपमेंट में आके, न्यू फाइल क्लिक करके भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ ऊपर से भी फाइल में जाके यहाँ न्यू फाइल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नया टैब खुल चुका है अनटाइटल्ड बोल के, ठीक है। तो इसको चलिए पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या करना होगा, विंडोज यूजर Ctrl+S और मैक यूजर Command+S। तो ऐसे दाबेंगे तो अब आपको जाना है डेस्कटॉप, उसके बाद अपना फोल्डर जो है डेवलपमेंट, इसके अंदर आना है। अब आप कुछ भी अपना फाइल नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं चलिए टेस्ट एक्सटेंशन आपको एकदम प्रॉपर देना है जो है .html, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंदर भी हमारा फाइल दिख रहा है अब test.html, ठीक है। आपका शायद ऐसा ना दिखे साइड में ये जो दिख रहा है मुझे आइकन HTML का, क्योंकि मेरे पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस कंप्यूटर में, इसलिए मुझे दिख रहा है, बट काम तो सब सेम ही हो रहा है, ठीक है। तो test.html फाइल बन चुका है हमारा। अब हम इसमें अपना HTML लिख सकते हैं। तो पहले मैं बेसिक सा जो टेम्पलेट होता है HTML का वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब रिमूव कर देता हूँ, सिंपल रखता हूँ एकदम। तो ये देखिए बेसिक स्केलेटन आ चुका है हम लोग का HTML का स्ट्रक्चर का बेसिक स्केलेटन। तो यहाँ टाइटल में आके टाइटल चेंज कर लेते हैं, माई कूल वेबसाइट, और बॉडी में यहाँ पे अब अपना स्टार्ट करते हैं टेबल्स बनाना। तो टेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले
चलिए एक h1 टैग दे देते हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द टेबल, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब जाते हैं अपने कहाँ पे, फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर हमारा ये रहा, डेवलपमेंट फोल्डर। इसके अंदर जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फाइल बन चुका है टेस्ट नाम का, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ क्रोम कर लिया, तो यहाँ पे फाइल खुल चुका है, ठीक है। अब चलिए बाकी टेबल बनाते हैं पूरा इसमें। तो टेबल बनाने के लिए जो टैग है HTML का, उसका नाम है टेबल, सिंपल है, राइट। तो टेबल टैग का नाम ही है टेबल। तो ऐसे खुला और ऐसे टेबल बंद हो गया, ठीक है। ऐसे टेबल खोलना, टेबल बंद करना है, ठीक है। अब आप देखिए, आप टेबल जब देखते हो तो आप देखिए टेबल का स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि एकदम ऊपर जो टेबल, मतलब जो बोल्ड में आपको दिख रहा है, जो कॉलम्स बने हुए हैं ऊपर एकदम हाईलाइटेड, वो है टेबल हेड। मतलब वो सब सेक्शन के अंदर ही आपका सब डिटेल्स होगा। जैसे ऊपर होता है एक सेक्शन नेम हो गया, फिर हो गया एज, फिर हो गया कुछ आईडी। तो एकदम ऊपर जो रहता है उसको कहते हैं टेबल का हेड, ठीक है। और बाकी जो नीचे आपको दिख रहा है वो सब हो गया है रो, और जो ऐसे आपको दिख रहा है वो हो गया कॉलम्स, ठीक है। तो इधर से है रो और इधर से है कॉलम। अब देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग HTML में क्रिएट कर सकते हैं सेम ऐसा ही टेबल। तो सबसे पहले हम जो टैग यूज करेंगे उसका नाम है TR। TR से क्या होता है, TR से हमारा रो बनेगा, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि TR मतलब टेबल रो। तो TR लिखा मैंने और यहाँ पे ऐसे बंद भी कर दिया, खुला और बंद हुआ। अब इसके अंदर हम अपना पहला रो बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमको कॉलम बनाने हैं कि कितने कॉलम होंगे हमारे इस रो में। तो चलिए 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो 3 कॉलम का पहले हम लोग को हेड देना है, मतलब जो एकदम ऊपर रहता है, जैसे नेम, एज, सिटी, वो सब लिखा हुआ रहता है, वो बनाते हैं। तो उसको कहते हैं टेबल हेडिंग। तो उसका जो टैग है उसको कहते हैं TH, ठीक है। ऐसे TH सिंपल एकदम, TH खुला फिर TH बंद हो गया। इसके अंदर अब हम लिखेंगे नेम, ठीक है। फिर इसी लाइन को एक बार कॉपी कर लेते हैं। हम लोग टोटल 3 कॉलम बनाएंगे। तो इस लाइन को कॉपी कर लिए, यहाँ पेस्ट किए और एक बार आके यहाँ पेस्ट किए। अब इस नेम को चेंज करके कर लेते हैं सिटी और इसको कर लेते हैं एज, ठीक है। इसको अब सेव करते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए। हाँ, इसको सेव कर लिए। अब ब्राउजर में जाते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो हमारा 3 जो कॉलम है वो बन चुका है, नेम, सिटी और एज, और सारे एक ही रो में है, करेक्ट। लेकिन आपको कुछ बॉर्डर नहीं दिख रहा है, फील ही नहीं हो रहा है कि ये टेबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक टेबल का टैग यूज कर सकते हैं। तो टेबल का जो टैग नहीं, एक्चुअली टेबल का एट्रीब्यूट है। टेबल का एट्रीब्यूट क्या है कि हम इसमें बॉर्डर दे सकते हैं, BORDER, बॉर्डर। तो इसमें हम लोग बॉर्डर स्पेसिफाई करेंगे 2 मतलब 2 पिक्सल। यहाँ पे PX लिखने का जरूरत नहीं है आपको, आप 2, 1 कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा 2। अब इसको सेव करते हैं। अब जाते हैं वापस यहाँ पे और हिट रिफ्रेश। तो देखिए एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है हमारे टेबल के आसपास। तो ये रहा हम लोग का टेबल हेड। अब चलिए इसके नीचे डिटेल्स भरते हैं। नेम के नीचे डिटेल्स, सिटी के नीचे डिटेल्स, एज के नीचे डिटेल्स। तो वो कैसे आएगा, तो ये एज का A कैपिटल कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ, अब देखिए आपको जो समझने का बात है, ये जो आपको ऐसे जो दिख रहा है ये हो गया रो, ठीक है। और जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ये सब है कॉलम्स। तो एक रो तो बन चुका है। अब ऑब्वियसली हमको दूसरा रो चाहिए यहाँ पे, जिसमें 3 कॉलम और होंगे। फिर एक और रो होगा जिसमें और 3 कॉलम होगा। तो क्या है हम लोग का अभी फर्स्ट प्रायोरिटी, अभी हम लोग को और एक रो बनाना है, करेक्ट। तो यहाँ पे आके और एक TR लेंगे और एक रो के लिए। नेक्स्ट रो हम लोग का बन चुका है। अब नेक्स्ट रो में हम लोग को 3 कॉलम बनाने हैं। अब ये 3 कॉलम जो बनेंगे, ये TH नहीं होंगे, ये होंगे TD। TH वही पे यूज होगा जब हम लोग टेबल का जो मेन कॉलम है, मेन कॉलम मतलब ऊपर जो डिटेल्स हम लोग को भरना है, ये वाला सेक्शन में हम लोग खाली TH यूज करेंगे। और बाकी जो नीचे कॉलम्स में जो डिटेल्स वाले कॉलम होंगे उसमें यूज होंगे TD, मतलब कह सकते हो टेबल डेटा। तो यहाँ नेम के नीचे मैं अपना नाम देता हूँ, अनिर्बन, ठीक है। अब और एक TD दूसरे कॉलम के लिए, सिटी के अंडर जो होगा। तो सिटी में मैं अपना करंट सिटी दे देता हूँ कोलकाता, और
एज दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको अब सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 हेडिंग है, तो मैंने 3 कॉलम बनाया उसके अकॉर्डिंगली। तो इसको सेव कर लेते हैं। चलिए और एक रो बना लेते हैं, बेटर दिखेगा थोड़ा सा। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, अब इसके नीचे यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। नाम वाम चेंज कर लेते हैं तरुण, ठीक है। सिटी कर देते हैं बिहार, और एज कर देते हैं 230 हो गया था, एज कर देते 22। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, अब रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। नेम अनिर्बन, सिटी कोलकाता, एज 23, दूसरा डिटेल तरुण, नेम सिटी बिहार, एज 22। तो ये थोड़ा अब टेबल हम लोग को बनाने आ गया है। तो मेन बात क्या याद रखना है कि टेबल टैग यूज करना है सबसे पहले हमें, ठीक है। और वो टेबल थोड़ा दिखे अच्छा, तो इसलिए हमें थोड़ा बॉर्डर यूज कर लेना है। उसके अंदर जो सबसे पहला रो होगा उसमें हम लोग TH यूज करेंगे। उसके बाद जो सब रो क्रिएट होगा TR से, उसके अंदर हम लोग TD यूज करेंगे। अब सोचिए मैं यहाँ पे 3 टेबल, हेडिंग तो 3 है, तीन टाइप के डिटेल्स ही जाएंगे। अब सोचिए मैंने यहाँ पे और एक TD बना लिया। TD बना के मैंने इसमें कुछ और डिटेल्स भी दे दिया, जैसे लास्ट नेम दे देता हूं मैं अपना, ठीक है। लास्ट नेम दे दिया। अब इसको देखते ये कैसा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे सॉरी गाइस, तो देखिए यहाँ पे ये तो क्रिएट हो गया। यहाँ पे सेकंड रो में हम लोग का ये कॉलम तो क्रिएट हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, किस बेसिस पे डिटेल्स भर रहा है। तो गुड लॉजिक बिल्ड करने के लिए जितना टेबल हेड है उतना ही टेबल डेटा होना चाहिए। ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। तो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे गाइज हम लोग अपना टेबल बनाएंगे HTML में। एकदम बेसिक सा चीज है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, फिर आप अच्छे से एकदम टेबल्स बना सकते हो। और आप ऐसा भी नहीं है कि आप जो टेबल बनाओगे उसमें खाली आपको नॉर्मल डेटा यूज करना है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि ये जो मैंने अभी इमेज डाउनलोड किया था थोड़ा देर पहले, पिक, तो इसको मैं लेके आ जाता हूँ अपने डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर, ठीक है। ऐसे ड्रैग करके लेके आ गया डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर। अब देखिए ये दोनों सेम जगह पे है, टेस्ट फाइल भी एक ही जगह पे और ये पिक भी एक ही जगह पे। तो मैं चलिए अब इस इमेज को यूज करता हूँ। तो एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक और कॉलम बना लेता हूँ, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते हैं फोटो, ठीक है। तो अब हम लोग इसका फोटो डालेंगे इसमें आके। यहाँ पे और एक TD बना लेते हैं। अब इस TD के अंदर क्या जाएगा, देखिए इस TD के अंदर मुझे चाहिए इमेज, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अंदर IMG टैग यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब IMG टैग यूज कर रहा हूँ। अब मुझे इसका सोर्स में मुझे इसका पाथ देना है, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं इधर भी पिक आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे। तो दोनों सेम डायरेक्टरी में है, सेम फोल्डर में, सेम जगह में है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे pic.jpg लिख सकता हूँ, करेक्ट। और पता है आपको कि इमेज अगर बिना कोई एट्रीब्यूट विथ का यूज करेंगे तो इमेज ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो थोड़ा विथ लगा के इसको छोटा कर लेते हैं। तो विथ मैं दे देता हूँ 70 पिक्सल का। इसको अब सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, रिफ्रेश। तो देखिए आपको यहाँ इमेज भी दिख जा रहा है। वैसे ही सेम वे में आप इसको कॉपी कर ले, आप यहाँ पे आके इसको और एक बार पेस्ट कर दे, ठीक है। दोनों में इमेज आ चुका है। लेकिन जो मजा वाला बात है, जो एकदम आपको जानना जरूरी है, कि तब क्या होता अगर मेरा ये इमेज सेम जगह पे नहीं होके और एक फोल्डर के अंदर है। सोचिए यहाँ पर और एक फोल्डर बना लेते, इस फोल्डर का नाम रख देते इमेजेस, ठीक है। और इस पिक को इसके अंदर डाल देते। चलिए यहाँ से कट कर लिए और इस इमेजेस के अंदर जाके पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोग का जो फाइल है HTML का, वो यहाँ पे है इस डायरेक्टरी में डेवलपमेंट के अंदर, और उसके साथ इमेज वाला फोल्डर है, उसके अंदर मेरा फोटो है। तो यहाँ तक कैसे नेविगेट करे, सिंपल है गाइस एकदम। यहाँ पे देखिए मैंने इससे पहले डायरेक्ट pic.jpg लिखा था। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे इस डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे पहले जाना होगा इमेज वाले फोल्डर में, जो मेरे इस test.html के साथ ही है, सेम फोल्डर में। तो मैं पहले यहाँ लिखूंगा इमेजेस, फिर ये फॉरवर्ड ये वाला स्लैश, ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैं अपना pic.jpg मतलब फाइल नेम उसके बाद दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ।
यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा दूसरे वाले में, लेकिन इस पहले वाले में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको सेव कर लीजिए, यहाँ पे आइए रिफ्रेश करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले वाले में फोटो दिख रहा है और यहाँ पे मतलब दिख रहा है कि इमेज लोड नहीं हो पाया है, करेक्ट। तो ऐसे हम लोग को इमेज लोड करवाना है, उसका पाथ देना है हम लोग को प्रॉपरली एकदम। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, एकदम टेबल बनाना कुछ बड़ा बात नहीं है, खाली प्रैक्टिस चाहिए गाइस। देखिए आप वेब डेवलपमेंट जो भी हो, HTML CSS इजी तो है, स्टार्टिंग में इजी है, बट इजी कब है? आप अगर प्रैक्टिस करोगे, आप अगर अच्छे से इस लेक्चर को देखोगे, हर एक चीज मैं जो समझा रहा हूँ आप उसको लेके कुछ दिन बैठ के खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आप प्रो बन जाओगे। आपको कोई चिंता का बात ही नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये हो गया टेबल कैसे बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर फॉर्म बनाना नहीं आता है तो एकदम मत घबराइए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट यूज करने चाहिए स्टार्टिंग से आपका एकदम प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए। तो आप जैसे भी सामने देख सकते हो, एक रिजर्वेशन फॉर्म है, ठीक है। और रिजर्वेशन फॉर्म में कुछ इनपुट फील्ड है जहां पे हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन हो गया नेम, ईमेल। फिर ये जो रूम टाइप है, ये रूम टाइप में देखिए आप डायरेक्ट कुछ टाइप नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है। इसको आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ से नीचे एक ड्रॉप डाउन आता है, फिर उसमें से आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, अराइवल डेट, डिपर्चर डेट, ये सब ठीक है। फिर नंबर ऑफ गेस्ट में भी फिर से वही आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगा। ये वाला फीचर आपको कोई फॉर्म में अगर सिटी का ऑप्शन है तो आप उसमें भी क्लिक करोगे तो वेरियस सिटीज दिखते हैं। तो ये सब ड्रॉप डाउन वाला जो है ये भी फॉर्म में आता है। ये भी कैसे आप बनाओगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आ जाती है, देखिए जो फ्री पिकअप दिख रहा है आपको, तो इसमें जब हम लोग यस में दबाएंगे तो ये नो अपने से अनचेक हो जाएगा। फिर जब नो में दबाएंगे तो अपने से यस अनचेक हो जाएगा। मतलब कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक सबमिट बटन बनाएंगे और जिसको क्लिक करके अपना फॉर्म हम लोग सबमिट कर देंगे। तो गाइज प्लीज आराम से देखिए, कोई घबराने का बात नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, खाली प्रैक्टिस चाहिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म बनाना। तो चलिए सबसे पहले अपने एडिटर में हम लोग एक नया फाइल बना लेते हैं। इस डेवलपमेंट जो हम लोग का फोल्डर है डेस्कटॉप में, इस डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बनाते हैं और एक। तो चलिए यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल, और इस फाइल का नाम देते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं। Ctrl+S दाबिए अगर विंडोज़ में, या फिर Command+S अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं। तो फाइल का नाम दे देते हैं चलिए test2.html, ठीक है। अब बॉयलर प्लेट में यहाँ ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ टाइटल में दे देता हूँ माई फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। चलिए बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में आने के बाद कुछ एक H1 में लिख देते हैं माई स्टाइलिस्ट फॉर्म, ठीक है। अब चलिए फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं, एकदम एक्चुअल वाला। तो फॉर्म बनाने के लिए जो HTML टैग हम यूज़ करेंगे उसका नाम ही है फॉर्म, ठीक है। देखिए आपको याद करने में भी इजी होगा, ठीक है। फॉर्म टैग ही है फॉर्म का नाम। तो यहाँ पे फॉर्म टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ। अब इसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के इनपुट्स स्पेसिफाई करेंगे। इनपुट मतलब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट, उसके बाद इतना आपको लिखना है, ठीक है। इनपुट, ये एंगल ब्रैकेट के बाद इनपुट। फिर ये जो टाइप है ये इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट है। याद है हम लोग एक टाइप का एट्रीब्यूट कुछ कुछ टैग के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग src एट्रीब्यूट इमेज टैग के साथ यूज कर सकते हैं, वैसे ये टाइप एट्रीब्यूट हम लोग इनपुट टाइप के साथ यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग इनपुट का टाइप स्पेसिफाई करेंगे, मतलब किस टाइप का इनपुट हम ले रहे हैं फॉर्म में। तो पहला जो हम लोग इनपुट लेंगे वो लेंगे नॉर्मल नेम का इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर नेम, और इनपुट तो ये टेक्स्ट ही होने वाला है क्योंकि नेम तो टेक्स्ट है, तो इनपुट का नाम भी है टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट हम लोग दे सकते हैं जिसका नाम है प्लेस होल्डर। ये क्या होगा कि अंदर आपको दिखेगा कुछ। चलिए मैं आपको पहले विदाउट प्लेस होल्डर दिखा देता हूँ, बिना कोई वैल्यू स्पेसिफाई किए, फिर आपको समझ में आएगा कि प्लेस होल्डर से क्या काम होता है। तो चलिए कुछ और इनपुट्स ले लेते हैं, जैसे नेम हो गया। चलिए अब सिटी ले लेते हैं, ठीक है। सिटी हो गया। अब सिटी के लिए इनपुट टाइप ले लेते हैं। तो सिटी के लिए इनपुट, ये नेम एट्रीब्यूट को हटा देते हैं, इसका ज़रूरत आपको अभी नहीं है। इसका ज़रूरत आपको तब आएगा जब आप कुछ वैलिडेशंस करोगे या फिर जब बैकएंड में करोगे। तो नेम एट्रीब्यूट को भी हटा दीजिए।
तो यहाँ टाइप के अंदर हम लोग लिखेंगे सिटी में हम लोग क्या करेंगे कि जो ड्रॉप डाउन आपको बताया कि सिटी में वेरियस टाइप के ड्रॉप डाउन होते हैं, वेरियस सिटीज़ नेम होंगे, तो वहाँ से सिटी नेम हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही ड्रॉप डाउन का कुछ हम लोग कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये इनपुट टाइप यूज़ नहीं कर सकते गाइस, ठीक है, इसको पूरा मिटा देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिलेक्ट बोल के यूज़ करेंगे। सिलेक्ट टैग का नाम है सिलेक्ट टैग, ठीक है। तो देखिए यहाँ सिलेक्ट टैग खुला और यहाँ पे बंद कर दिए, बंद भी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग का वेरियस ऑप्शन, डिफरेंट अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होंगे ना, कि कोई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, हाँ ये सब ऑप्शन में रहेगा। तो और एक टैग जाएगा सिलेक्ट टैग के अंदर, उस टैग का नाम है ऑप्शन। कितना ईजी है ना, याद एकदम आराम से रहेगा। सिलेक्ट टैग के अंदर हमको वेरियस ऑप्शंस चाहिए, तो टैग का नाम भी है ऑप्शंस। तो अब इस ऑप्शन के अंदर हम कुछ भी सिटी लिखेंगे। तो पहला सिटी लिखते हैं दिल्ली, उसके बाद ये वाले को कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को, उसके बाद नीचे आके और 2-3 बार पेस्ट कर देते, ठीक है। तब यहाँ पे दूसरा सिटी का नाम चेंज करके कर देते हैं मुंबई, यहाँ पे कोलकाता, और यहाँ पे कर देते हैं चेन्नई, ठीक है। इसको सेव कर लिए। फिर आइए और एक बनाते हैं एज जेंडर के लिए, चलिए जेंडर के लिए बनाते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, पहले हम लोग लिख लेंगे सिलेक्ट जेंडर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देंगे इनपुट टाइप। क्या होगा इनपुट टाइप इसमें, इसको कहते हैं रेडियो, रेडियो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हम लोग को नेम एट्रीब्यूट यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज करना होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ सिलेक्ट जेंडर लिखा रहेगा ऊपर, फिर एक इनपुट टाइप है रेडियो, तो इसके साइड में लिख देते हैं मेल, ठीक है। और एक इनपुट टाइप ले लेते हैं और इसका भी होगा रेडियो, और इसके साइड में लिख देते हैं फीमेल, ठीक है। और लास्ट में अपना एक सबमिट बटन बना लेते हैं। तो उसके लिए और एक इनपुट टाइप होगा और इस टाइप का नाम ही है सबमिट, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। देखिए अभी नॉर्मल एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिए, एक लेआउट बना लिए, अभी आपको कुछ समझाया नहीं है कि क्या करने से क्या होगा, ठीक है। अभी जस्ट खाली अब देखिए कि कैसा दिख रहा है ये ब्राउज़र में। तो यहाँ पे जाते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ये लोकेशन को, और यहाँ पे आके एक नया टैब ओपन करके उसको पेस्ट करके टेस्ट को test2 कर देते हैं, एंटर। तो देखिए ये हमारा फॉर्म है, माई स्टाइलिश फॉर्म, जो कि एकदम स्टाइलिश नहीं दिख रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि ये नेम पहले रहेगा, फिर दूसरा लाइन में सिटी रहेगा, फिर जेंडर सिलेक्ट जेंडर वाला दूसरे लाइन में रहेगा, और सबमिट लास्ट लाइन में रहेगा एकदम। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें हर एक इनपुट के बाद एक BR टैग लगा देना है। याद है BR टैग यूज़ करने पे लाइन ब्रेक होता है, मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ऐसे नेम के इनपुट के बाद एक BR, फिर यहाँ सिटीज़ के बाद सिलेक्ट टैग जब जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद एक BR टैग लगा दीजिए, ताकि उसके बाद एक ब्रेक मिल जाए, और यहाँ पे एक, करेक्ट। हाँ इसको अब सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश, तो देखिए सब डिफरेंट लाइन में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए नेम के यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, खाली है। यहाँ पे तो मैं नेम लिख सकता हूँ फाइन, बट यहाँ पे कुछ अगर लिखा हुआ रहता और अच्छा लगता, तो यही वाला प्लेस होल्डर में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो इधर देखिए कुछ चेंजेस आया होगा, देखिए यहाँ पे अंदर आ गया एंटर योर फर्स्ट नेम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जाके क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे जैसे ही नेम लिखना स्टार्ट करूँगा वो गायब हो जाएगा, फिर जैसे मिटा दूंगा फिर वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख के भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए सिटी में हम लोगों ने सिलेक्ट वाला यूज़ किया है, सिलेक्ट टैग यूज़ किया, उसके अंदर ऑप्शंस डाले हैं बहुत सारे, 4 ऑप्शंस है। तो देखते हैं वो 4 डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए 4 ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए सिलेक्ट जेंडर, मेल, अगर आप मेल सिलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप फिर से फीमेल सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, और आप अगर फीमेल सिलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप मेल सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे, करेक्ट। तो मैंने मेल सिलेक्ट किया। अब मैंने
फीमेल भी सिलेक्ट किया, देखिए दोनों सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो जा रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, एक बार में कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए इसमें। इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलर इस रेडियो इस वाले ऑप्शन में मुझे इस नेम एट्रीब्यूट का काम है, क्योंकि नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैं जो नाम स्पेसिफाई करूँगा वो नाम दोनों में सेम होना चाहिए, तभी जाके कोई एक सिलेक्ट होगा। अगर मैं इसके अंदर सोचिए लिखता हूँ जेंडर, ठीक है, और इसके अंदर भी लिख देता हूँ जेंडर, देखिए दो नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है ये और ये दोनों सेम लिख दिया मैंने। अब मैं जस्ट सेव करके यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ, चलिए ठीक है, मैंने मेल सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फीमेल में क्लिक करूँगा, देखिए फीमेल में क्लिक हो गया, मेल से हट गया। तो एक बार में कोई एक ही सिलेक्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अगर एस लगा दिया लास्ट में, नाम चेंज हो गया, स्पेलिंग चेंज हो गया, फिर जाके वही प्रॉब्लम होगा कि दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नाम सेम नहीं है। तो मुझे इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो नेम देंगे इसमें दोनों में सेम रखना है, ठीक है। और लास्टली क्या है, अपना सबमिट बटन है, उसको क्लिक करते ही अपना फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितना बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिए नोटिस करिए ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे नोटिस करिए या फिर यहाँ पे नोटिस करिए, थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा है, थोड़ा सा कैसा हो रहा है, मतलब पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सबमिट हो रहा है फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए जो थोड़ा सा मैं आपको प्रो चीज़ दिखा देता हूँ कि फॉर्म तो दिख अच्छा रहा है, दूसरा लाइन में भी मैंने ब्रेक कर दिया, बट उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको अच्छे से एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको चलिए इस फॉर्म को डालते हैं टेबल के अंदर। एडवांस चीज़ है आई नो, बट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। प्रैक्टिस करो, देखो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इधर आना है फॉर्म टैग के नीचे, ठीक है, यहाँ पे आके चलिए एक टेबल बना लेते हैं जैसे हम लोगों ने बनाया था। टेबल बना लिया, अब टेबल का बॉर्डर दे देते हैं, पहले से ही बॉर्डर दे दिए 1। चलिए अब अंदर आ गए, अब अंदर आके एक TR बना लेते हैं, एक TR बना लिए। अब इसमें देखिए हम लोग कैसे फॉर्म डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा, सिंपली इसमें हम लोग को वो ऊपर के TH नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स तो है नहीं, हम लोग का खाली ये सब है ना। तो अपना ये कैसे दिखेगा वो देखते हैं खाली। तो यहाँ पे TR हो गया एक रो, और एक रो के अंदर एक TD लेंगे और एक TD लेंगे, ठीक है। अब ये पहले वाले TD के अंदर, मतलब पहले रो का पहला कॉलम, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, मैं ये नेम डाल दूंगा। यहाँ पे नेम इधर चल गया, और ये इनपुट फील्ड को पूरा उठा के मैं यहाँ से यहाँ डाल दूंगा, ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना। अब इसको और एक TR लेते हैं यहाँ पे। अब वहाँ पे TR लेने के बाद और एक TD बनाते हैं अंदर। अब इस TD के अंदर क्या जाएगा, इस TD के अंदर अपना सिटी चल जाएगा। ईजी है गाइस, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको एक बार अगर आ गया तो आप फटाफट बनाने लगोगे फिर। और एक और TD ले लिया मैंने। अब इसके अंदर क्या डालना है, एग्जैक्टली अपना पूरा सिलेक्ट वाला, पूरा सिलेक्ट टैग कॉपी कर लो, फिर इस TD के अंदर डाल दो, ठीक है। रुको इसको थोड़ा अलाइन कर देता हूँ ठीक से, ताकि आपको थोड़ा अच्छा से दिखे। कैसे करते हैं अलाइन, हाँ ज़्यादा ही पीछे चल गया। तो ठीक है, अच्छा सा दिख रहा है। अब तो ये TR के अंदर मैंने क्या डाला, पहले TD में सिटी डाल दिया और दूसरे TD के अंदर मैंने पूरा सिलेक्ट डाल दिया अपना। तो चलिए और एक TR बनाते हैं इस TR के बाद, मतलब और एक रो। इसमें क्या जाएगा, इसमें अपना ये जाएगा सिलेक्ट जेंडर, यहाँ से कॉपी किए और इस TR के अंदर आके एक TD बनाए, TD बना के उसके अंदर ये डाल दिए। अब यहाँ पे और एक TD बनेगा और इसके अंदर जाएगा पूरा अपना ये रेडियो वाला दोनों इनपुट, ठीक है, मेल फीमेल वाला दोनों ऐसे पकड़ लेंगे और आके इधर पेस्ट कर देना है। इसको भी थोड़ा प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं, कुछ दिखने में अच्छा लगेगा। TD को यहाँ पे, ठीक है, बेस्ट हो गया। चलिए अब लास्टली एकदम और एक TR बनाते हैं और इसमें
एक ही टीडी बनाएंगे क्योंकि अपना एक ही सबमिट बटन है, ठीक है। एक ही कॉलम चाहिए, यहाँ पे 2 कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो एक कॉलम के अंदर पूरा अपना ये इनपुट टाइप सबमिट वाला, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया अपने टेबल के अंदर फॉर्म। तो पहले वाले फॉर्म को चलिए ये कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ना एक मिस्टेक किया है, आप अगर नोटिस कर लिए हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपको तब समझ में आ रहा है मतलब मैं क्या करवा रहा हूँ। नोटिस कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं नोटिस किया तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, आप नहीं पकड़ सकते हो, डेफिनेटली आपसे मिस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्म का इनपुट टाइप वगैरह वगैरह सब तो यूज़ कर लिया टेबल के अंदर प्रॉपरली उसको अलाइन करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने फॉर्म टैग यूज़ नहीं किया कहीं पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म टैग यूज़ करना। तो एक काम करते, टेबल को ही पूरा फॉर्म टैग के अंदर ले लेते हैं। तो ऐसे फॉर्म यहाँ पे ऐसे हो गया, अब यहाँ से ऐसे कट कर लेते हैं ये वाले क्लोजिंग फॉर्म को, और लास्ट में यहाँ पे आके बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला फॉर्म था हम लोग का, इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हटा देना है बस, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। देखिए मैं एक साथ दिखाया तो अब दिख रहा होगा आपको पूरा, राइट। तो इसको सेव कर लेना है। अब अपने ब्राउज़र में आना है। देखिए पहले फॉर्म ऐसा दिख रहा था, अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, राइट। यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम डाल सकता हूँ एकदम अच्छे से, ठीक है। सिलेक्ट कर सकता हूँ अपना कुछ भी सिटी, फिर यहाँ पे मेल में क्लिक करूँगा तो मेल क्लिक होगा, फीमेल में क्लिक करूँगा तो फीमेल क्लिक होगा, और इवेंचुअली मैं सबमिट बटन क्लिक कर सकता हूँ। तो ये हो गया कैसे आप फॉर्म बनाओगे HTML में। और भी बहुत सारे इनपुट टाइप्स है, आप जाके मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके अगर डॉक्यूमेंटेशन देखना है फॉर्म्स के ऊपर, HTML के ऊपर, CSS के ऊपर, किसी के भी ऊपर, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे आप जाके एक वेबसाइट में डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, आपको और भी टैग्स के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो गाइज ऐसे बनाते हैं फॉर्म्स, टेबल्स, HTML के टैग्स, यही है सब कुछ। बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा है, आप अगर HTML में टेबल बनाना और फॉर्म बनाना सीख जाते हो तो आपको बहुत कुछ आ गया। तो चलिए अब लास्ट में एकदम देख लेते हैं कि कैसे इसके ऊपर हम लोग अपना स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि CSS यूज़ कर सकते हैं। तो CSS क्या है? CSS है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। CSS हम लोग यूज करते हैं अपने वेबसाइट को या फिर अपने वेब पेज को और भी अच्छा दिखाने के लिए, मतलब ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लोग CSS यूज करते हैं स्टाइलिंग के लिए। तो 3 टाइप से हम लोग CSS यूज कर सकते हैं। पहला हो गया इनलाइन CSS, दूसरा हो गया इंटरनल CSS और तीसरा हो गया एक्सटर्नल CSS। तो हम लोग इन 3 टाइप्स को एक एक करके देखेंगे। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनलाइन CSS के साथ। तो इनलाइन CSS क्या होता है, कैसे हम एक टैग के ऊपर ही काम करते हैं इनलाइन CSS में, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS में क्या डिफरेंस है, फिर एक एक्सटर्नल CSS तो एकदम अलग है, तो उसको कैसे अलग फाइल बना के उसको यूज करेंगे। तो ये सारा बात अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिर इनलाइन CSS का। तो इनलाइन CSS देखने के लिए चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं फिर से। तो इस फाइल का नाम मैं दे दे रहा हूँ test3.html, ठीक है। सेम फोल्डर में बना रहा हूँ, डेवलपमेंट फोल्डर में, ताकि आप भी ऐसे करके ही बनाए और आपके पास भी ये सब फाइल रहे रेफरेंस के लिए आपका बाद में, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइल क्रिएट हो चुका है test3.html। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर उतार लेता हूँ HTML का, इसको हटा देता हूँ, इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसका भी अभी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ टाइटल में लिख लेते हैं CSS स्टाइल्स, ठीक है। टाइटल में ये दे दिया। चलिए बॉडी में आते हैं। अब बॉडी में आके कुछ हम लोग उतारते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इसके अंदर कुछ नॉर्मल सा लोरम एप्सन टाइप कर देते हैं। तो देखिए और एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, आपको मैंने दिखाया कि लोरम एप्सन के वेबसाइट में आके आप पैराग्राफ्स उठा सकते हो उधर से, लेकिन आप अगर सबलाइम यूज़ कर रहे हो, नोटपैड नहीं यूज़ कर रहे हो, तो सबलाइम में आप सिर्फ यहाँ अंदर आके पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लिखो लोरम और उसके बाद टैब क्लिक करो, तो आपको ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक एक पैराग्राफ मिल जाएगा। तो एक पैराग्राफ यहाँ हो गया। चलिए और एक दो बना लेते हैं। तो इसके अंदर फिर से मैंने लोरम लिख के टैब हिट किया, बन गया। और एक पैराग्राफ बना लेते हैं। तो ये मेरे पास 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो इनको एक काम करता हूँ, ब्राउज़र में खोल के देख लेता हूँ। तो आते इधर, ओके। तो हम यहाँ पे है अपने test2.html फाइल में। तो मेरा न्यू फाइल का नाम है test3.html। तो यहाँ पे आके खाली 2 हटा के 3
डाल के एंटर मार देते। तो इसको हटा दी इधर, हाँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 3 पैराग्राफ है ऑलरेडी। चलिए एक H1 टैग भी डाल ही देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में H1 डाल के इसके अंदर लिख देते थे माई CSS स्टाइल्स, ठीक है, थोड़ा सा तो बेटर दिखेगा ही, ठीक है। अब सोचिए मुझे ये जो लिखा हुआ ये सब टेक्स्ट ये मुझे ब्लू कलर में चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जाते हैं टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे देखिए पैराग्राफ टैग जो है उसके अंदर अब हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे स्टाइलिंग के लिए और उसका नाम है स्टाइल। एट्रीब्यूट का ही नाम है स्टाइल। तो आपको बस स्टाइल लिख के इक्वल टू दे के वो डबल कोटेशंस डालना है, फिर आप कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। चलिए इसमें हम लोग करते हैं फॉन्ट के ऊपर ही स्टाइल, मतलब जो लिखा हुआ आ रहा है उसी का कलर चेंज करते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है कलर, COLOR, LOUR नहीं, COLOR, ठीक है। उसके बाद कोलन देना आपको, ठीक है, ये 2 डॉट्स आते हैं, कोलन दे के उसके बाद आप कोई भी कलर आप चुन सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ रेड और कर देता हूँ सेव, तो उसके बाद इधर आके जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये रेड हो चुका है पूरा, करेक्ट। अब आप सोचिए इसका रेड तो कलर कर दिया, लेकिन आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हो, तो फिर आप कैसे करोगे? तो कुछ नहीं, सिंपली आप यहीं पे कर सकते हो। रेड जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बाद आपको एक सेमी कोलन दे देना है। सेमी कोलन दे के आप दूसरा प्रॉपर्टी डाल सकते हो। तो दूसरा प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये देखिए बैकग्राउंड डैश कलर। तो ये सब प्रॉपर्टीज तो आपको सब प्रॉपर्टीज तो डेफिनेटली याद नहीं होंगे, मुझे भी याद नहीं रहते सब प्रॉपर्टीज, लेकिन काम करते करते फ्लो आ जाता है। तो आप नेट में भी कहीं पे ढूंढोगे ये टाइप करके कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी फॉर CSS, तो वो आपको दिखा देगा। आपको बस प्रॉपर्टी नेम उठा के आपको यूज करना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, फिर वो कोलन दे के उसके बाद आप कोई भी बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे डालते हैं येलो। अब जाते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश, तो देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो चुका है, करेक्ट। वैसे ही सेम वे में मैं अगर चाहूँ तो अपने H1 को थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे स्टाइल लिखना होगा, क्योंकि मैं तो स्टाइलिंग ही कर रहा हूँ, करेक्ट। तो स्टाइल लिख के अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी का नाम है उसका नाम है फॉन्ट साइज। इससे क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। और साइज हम लोग मेंशन कर सकते हैं, पिक्सल में मेंशन कर सकते हैं, फिर आप चाहो तो आप इसमें सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। नहीं तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ देखिए प्रीसेट्स दिए हुए हैं, लार्जर, मीडियम, स्मॉलर, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूज़ करता हूँ 180 पिक्सल्स, देखते हैं कितना बड़ा दिखता है। तो इसको मैंने सेव कर लिया और एक प्रॉपर्टी डाल देता हूँ ताकि मेरा जो टाइटल है वो स्क्रीन के एकदम ब्राउजर के बीच में आ जाए। तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन और नाम है उसका सेंटर, ठीक है। तो देखिए 2 प्रॉपर्टी मैंने दिया, एक बीच में लाने के लिए, एक साइज बड़ा करने के लिए। अब जाते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखिए बूम, कितना बड़ा हो गया, राइट। इतना बड़ा तो मुझे चाहिए नहीं। तो आप यहाँ पे आ जाइए, इसको 180 से 1 को हटा के बस 80 रख लीजिए। अब देखते हैं कितना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बेटर है फिर भी, राइट। अब सोचिए सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस मैं आपको बताऊंगा जो आपको कोई और लेक्चर में सुनने को नहीं मिलेगा। आप जब स्टाइलिंग करते हो CSS में तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको बार बार यहाँ जाके स्टाइल अप्लाई करना पड़ रहा है, कलर अप्लाई करना पड़ रहा है, फिर ब्राउजर में आके यहाँ पे रिफ्रेश करके देखना हो रहा है। तो आप देख नहीं पा रहे हो कि ऑन द गो कि कलर चेंज होते हुए कैसा दिख रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं, आपको राइट क्लिक करना है और नीचे एकदम इंस्पेक्ट दिख रहा है आपको, इस पर इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा एडवांस चीज़ है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप इन फ्यूचर तो कभी ना कभी ये सब में काम करोगे ही। तो जब करोगे आपको ऑलरेडी पता होगा और आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो ये मैंने इंस्पेक्ट में जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ साइड में कुछ खुल गया, देख रहे हैं आप। आपका ये साइड में भी खुल सकता है, नहीं तो यहाँ पे नीचे में भी आपका खुल सकता है। तो जिधर भी खुले आप इधर देखिए, इधर ऑप्शन दिख रहा होगा 3 डॉट है यहाँ पे, उसमें देखिए ये मेरे डॉक टू राइट किया हुआ है, मतलब राइट में खुलेगा। इसको आप डॉक टू बॉटम कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एकदम कोने में ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में एक कुछ रेक्टेंगल बना और एक एरो टाइप का बना हुआ है और लिख रहा है सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। तो इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद आप अपने पेज में ऐसे हॉवर करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स दिखने लगेगा। तो सोचिए मेरा ये येलो कलर है, ठीक है, जो कलर है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया ऐसे,
तो जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए आप यहाँ पे भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है ये वाला लाइन, हम लोग का HTML दिख रहा है यहाँ पे नीचे, और CSS भी दिख रहा है, इनलाइन CSS दिख रहा है मीन। अब यहाँ पे दिख रहा है, और इस साइड देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख जा रहा है कि कलर कौन सा यूज़ हुआ है, बैकग्राउंड कलर कौन सा यूज़ हुआ है। अब आप चाहो तो आप यहाँ पे ये जो येलो वाला है इसके अंदर ऐसे एक बार क्लिक करो। अब देखिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए। अब आप डायरेक्ट यहीं से चेंज करके आप देख सकते हो कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, सोचिए मैंने ये कलर पिक किया, अब साइड में आके क्लिक कर दिया एक बार, और यहाँ से फिर कलर में गया, और कलर में जाने के बाद मैं चलिए कुछ अच्छा सा कलर उठा लेता हूँ। सोचिए ये कलर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे तो दिख रहा है ऐसा, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही पेज रिफ्रेश करोगे तो ये हट जाएगा, पहले जो स्टाइल था वो अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करना है आपको बस इधर से ये दोनों चीज़ को कॉपी कर लेना है, इसको ऐसे कॉपी कर लेना है पूरा, यहाँ से पूरा इसका जो है ये कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C दबाइए, वापस से आके आप यहाँ पे अपना उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आपको होगा, आपको जो इधर दिख रहा है, इधर देखिए इनलाइन तो है नहीं, ये कुछ और वे में स्टाइलिंग लिखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है जब आप इनलाइन CSS करोगे। इनलाइन CSS में क्या, हर एलिमेंट के ऊपर जाकर स्पेसिफिकली हमें कलर अप्लाई करना पड़ रहा है, स्टाइलिंग अप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है पूरा पैराग्राफ को, और उसके अंदर ही डाले जा रहा है कि पैराग्राफ में ही कलर चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। तो ये ईजी है। तो इसी पे आता है हम लोग का नेक्स्ट CSS का जो चीज़ है कि हम लोग उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो है इंटरनल CSS, ठीक है। इंटरनल CSS इनलाइन हो गया, अब इंटरनल CSS क्या होता है, तो इसको हटा देते इधर से। देखिए अभी ऐसा है, अभी जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा बूम गायब, ठीक है। तो उस चीज़ को बचा के रखने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनल CSS क्या है और इस चीज़ का कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने हेड टैग में जाना होगा। हेड टैग में जाने के बाद यहाँ टाइटल के नीचे आपको एक टैग डालना होगा जिसका नाम है स्टाइल। इस टैग का भी नाम है स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब आप कोई पर्टिकुलर टैग के ऊपर यूज़ कर रहे थे, स्टाइल इनलाइन CSS कर रहे थे, तब स्टाइल क्या था, स्टाइल आपका एट्रीब्यूट था उस पर्टिकुलर टैग के लिए। लेकिन जैसे मैं हेड के अंदर आके ये स्टाइल करूँगा तो ये स्टाइल खुद में खुद एक टैग है, ठीक है। तो इसमें अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सोचिए पैराग्राफ में चाहिए पीला कलर नहीं, चलिए कुछ और कलर लेते हैं। पैराग्राफ में मुझे बैकग्राउंड में चाहिए ग्रीन कलर बैकग्राउंड में, और जो उसका टेक्स्ट होगा वो चाहिए मुझे पिंक कलर में। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा पी मतलब पैराग्राफ में मुझे फोकस करना है। उसके बाद ये कर्ली जो ब्रैकेट होता है ओपन क्लोज करके एंटर मार दीजिए। अब इसके अंदर आप अपना कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो एक काम करिए, यहाँ पे लिखते हैं चलिए कलर लिख के वही कोलन देना है। कोलन देने के बाद कलर चूज कर लेते हैं पिंक, और यहाँ सेमी कोलन के बाद और एक बार एंटर मार दीजिए। उसके बाद लिखिए बैकग्राउंड कलर, और यहाँ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब आके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मेरे दोनों पैराग्राफ, ये वाला सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ मेरा ग्रीन हो चुका है, और टेक्स्ट कलर भी पिंक हो गया, हल्का पिंक हुआ, आपको दिख नहीं रहा है शायद लेकिन पिंक हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट मतलब मेरा ये दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ मेरा ग्रीन हो चुका है, बट पहला पैराग्राफ येलो है। क्यों ये ग्रीन नहीं हुआ, क्योंकि प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस नाम का चीज़ होता है। आप अगर इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हो, पूरा स्टाइलिंग इससे कर रहे हो, तो वेरी गुड, काम करेगा आपका। लेकिन ये पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर मैंने स्टाइल किया, फाइन। तो ये क्या हुआ, ये तीनों पैराग्राफ को पहले ग्रीन कर दिया बैकग्राउंड और कलर पिंक कर दिया, लेकिन जैसे ही कंट्रोल वहां से यहाँ पे आया तो यहाँ पे उसको इस पैराग्राफ के ऊपर फिर से इनलाइन CSS मिल गया। तो इनलाइन CSS को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया। तो क्या किया, वो पर्टिकुलरली फिर से खाली इसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज कर दिया, लेकिन बाकी जो दो पैराग्राफ है उन दोनों का मेरा सही है, क्योंकि वो इंटरनल CSS से किया हुआ है और उन लोग में कोई इनलाइन CSS नहीं है। तो ये तो हो गया कि प्रेफरेंस का बात, कि कौन इनलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल गया इंटरनल के ऊपर। लेकिन अभी हमारा काम तो इजी हो गया ना, कि जैसे आप यहाँ पे देखिए फिर से वही राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में गए, अभी फिर से ये वाला क्लिक करके
ये इसमें आए, ग्रीन वाले में क्लिक किए तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर चलिए चेंज करके, सबसे पहले तो गाइस मुझे इसको डॉक कर लेने दो राइट में, थोड़ा मुझे इजी होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, फिर ऐसे इसको सिलेक्ट किया तो देखिए मुझे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ग्रीन है। अब मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे गया, ब्लू वाला उठा लिया या फिर डीप ब्लू उठा लिया, चलिए ठीक है। और इधर कलर में जाके कलर में क्लिक करके मैंने कुछ अच्छा सा कलर जैसे येलो उठा लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि रिफ्रेश करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। और इनलाइन सीएसएस में ये दोनों स्टाइल को तो कॉपी कर लेंगे इधर से, लेकिन इनलाइन सीएसएस में कैसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस में अगर पेस्ट भी करेंगे तो हमें हर एक पैराग्राफ में जाके अलग अलग से करना होगा, करेक्ट। लेकिन अभी हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपली इस 2 लाइन को कॉपी कर लेना, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके इस जगह पे पेस्ट कर देना है वापस से, ठीक है। अब इसको सेव कर लीजिए, यहाँ पे आइए और रिफ्रेश। सी हम लोग पेज रिफ्रेश कर लिए लेकिन कलर नीचे का चेंज हो गया, मतलब जो हम लोगों ने उठाया था इंस्पेक्ट करके वही कलर है, फिर से चेंज नहीं हो गया, फिर से ग्रीन नहीं हो गया। तो ये तो हो गया इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, और कैसे हम मतलब इंस्पेक्ट करके वहीं से कलर वलर देख के चेंज कर सकते हैं। अब आता है एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है क्लास एंड आईडी। क्या है क्लास और क्या है आईडी, कैसे इन्हें यूज़ करेंगे, एकदम मैं इजी वे में समझा देता हूँ आपको। आप सोचिए कि ये जो 2 पैराग्राफ है, ठीक है, पहले तो सबसे एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे आइए अपने टेक्स्ट एडिटर में और ये जो इनलाइन सीएसएस है इसको एकदम उठा लीजिए, एकदम बिना कुछ बोले इसको फट से उठा लीजिए। इनलाइन सीएसएस गायब, अब अपने पास खाली इंटरनल सीएसएस है तीनों पैराग्राफ में। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, चलिए ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छा सा बना लेते हैं देखने में, तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे एक पैडिंग हो गया। पैडिंग मतलब अंदर से थोड़ा गैप आ जाएगा, पैडिंग टॉप बॉटम सब है, मैं सिर्फ पैडिंग यूज़ करूँगा, मतलब चारों तरफ से। तो पैडिंग मैं देता हूँ इसको 20 पिक्सल्स का, ठीक है। और कुछ नहीं ज़रूरत है, चलिए इसी में काम हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर दिखेगा आई गेस। हाँ बेटर दिख रहा है, करेक्ट। अब सोचिए मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर अप्लाई हुआ है, ठीक है, ये तीनों बैकग्राउंड कलर तो सही है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये बीच वाला, ये जो बीच वाला पैराग्राफ है इसका जो फॉन्ट कलर है मुझे ये वाइट चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कैसे करूँगा, अगर आपको मैं बोलूँ कि इसका कलर मुझे वाइट चाहिए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे पी में, फिर इसका कलर के यहाँ पे आप इसको कर दोगे वाइट, यहाँ पे वाइट लिख दोगे, फिर सेव कर दोगे। तो एक बार करके देखते हैं, चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ अब सेव करते हैं, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या, मुझे सिर्फ बीच का वाइट चाहिए था, लेकिन इसमें तीनों पैराग्राफ का टेक्स्ट वाइट कलर का हो गया है। तो मुझे तो सिर्फ एक चाहिए ना, तो चलिए फिर से देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो पहले Ctrl+Z दाबिए और एक बार दाबिए Ctrl+Z। हाँ अब सेव कर लीजिए, मतलब ये पहले जो कलर था उसमें आ चुका है, देख लेते हैं। हाँ येलो वाला में ना कुछ और कलर है, पता नहीं क्या है, आ चुका है लेकिन उसमें। अब मुझे सिर्फ बीच वाले पैराग्राफ में ही वाइट करना है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पैराग्राफ टैग में आऊँगा सबसे पहले और इसको मैं एक आईडी दे दूँगा, एक पहचान दे दूँगा। तो बस मैं लिखूँगा आईडी, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद वो डबल कोटेशन। अब मैं इस आईडी के अंदर इस पैराग्राफ को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ स्पेशल, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल है मेरे लिए, इसी पे मैं कलर चेंज करूँगा। अब मुझे बस यहाँ पे आना है, फिर से देखिए ये पैराग्राफ का स्टाइलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं फिर से दूसरा एलिमेंट पकड़ के कर सकता हूँ। तो दूसरा एलिमेंट मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, अभी मैं अगर फिर से पी दाबूंगा तो फिर से तो वो सब तीनों पैराग्राफ को ले लेगा ना, तो मुझे कुछ और यूज़ करना होगा। तो मैं आईडी को यूज़ करूँगा इसके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे स्पेशल लिख दूंगा, ठीक है। फिर ये कर्ली ब्रेसेस दूंगा, फिर यहाँ पे ऐसे आऊँगा। अब यहाँ पे आके मैं इसका कलर लिखूंगा और कलर लिख के मैं यहाँ पे वाइट कर दूंगा, मतलब खाली स्पेशल वाले में मुझे वाइट कलर चाहिए। इसको सेव करूँगा, ठीक है, लेकिन देखिएगा इस क्या होगा, नो चेंजेस, कुछ चेंज नहीं आया। ये वाइट तो हुआ ही नहीं, येलो का येलो ही है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आईडी में हम लोगों ने नाम दिया है स्पेशल, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हम आईडी यूज़ कर रहे हैं और आईडी का कुछ नाम दे रहे हैं, जैसे इस केस में स्पेशल,
तो स्पेशल तो लिखे है, लेकिन उसके स्टार्टिंग में मुझे एक ये वाला साइन देना पड़ेगा, ठीक है। 3 नंबर के ऊपर जो होता है वो वाला साइन दे दीजिए, फिर सेव करिए। अब चलते हैं फिर से, अब रिफ्रेश, देखिए वाइट हो गया ना। तो ऐसे यूज किया जाता है आईडी, ताकि आप कोई भी एक चीज, कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक टैग को पकड़ के सिर्फ उसी के ऊपर काम कर सको। अब सोचिए और एक चीज है, चलिए और एक मजेदार चीज बताता हूँ। अब देखिए जैसे तीनों का बैकग्राउंड कलर सेम है, ठीक है, तीनों का बैकग्राउंड कलर सेम है, लेकिन मुझे चाहिए इसमें पहले दूसरे वाले में और तीसरे वाले में मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए रेड। तो ये मैं कैसे करूंगा? अभी सोचिए मैं पैराग्राफ में आके यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा तो तीनों में रेड हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या सोच रहे होगे कि काम करते हैं दूसरे और तीसरे में मतलब इसमें तो आईडी स्पेशल दिया हुआ ही है, इसमें भी एक आईडी बना के स्पेशल लिख देते हैं, फिर जाके ये स्पेशल वाले के अंदर बैकग्राउंड कलर देके उसको हम लोग कर देंगे चेंज रेड में। यहाँ पे भी अगर मैं आईडी ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसका भी आईडी हो गया स्पेशल, इसका भी आईडी हो गया स्पेशल। इसको सेव करते हैं, आके रिफ्रेश, ठीक है, काम तो किया, ठीक है, काम तो किया। ये आपको इससे बच के रहना है, काम तो कर गया लेकिन आपको ऐसे काम नहीं कराना है। आप जब कोई एक एलिमेंट यूज कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पे सिर्फ एक ही एलिमेंट पे एक ही टाइप का चेंज करो। जैसे इस केस में था कि इसमें मुझे खाली इसका कलर वाइट करना है, तो आप एक काम किए कि आपने आईडी बना लिया इसके लिए। लेकिन जब आप कोई सोचिए 2 चीज में एक साथ चेंज करना चाहते हो सेम टाइप का, सोचिए आपके पास 10 चीज है और उस 10 चीज में 10 पैराग्राफ है, मतलब 10 पैराग्राफ में आपको 5 पैराग्राफ में एग्जैक्ट सेम टाइप का स्टाइलिंग चाहिए। तो आप कभी मत ऐसा करना कि 5 पैराग्राफ में आके आईडी लिख के 5 आईडी का नाम सेम कर दो, फिर वही आईडी उठा के उसके ऊपर स्टाइलिंग करो। गलत है, ऐसा नहीं करना है। आईडी स्पेसिफिक होता है, एक बार एक आईडी एक एलिमेंट के साथ यूज हो चुका है तो वो उसी के साथ यूज होना चाहिए। यहाँ पे अब बात करेंगे हम लोग क्लास का। क्लास क्यों है? जब क्लास दिया हुआ है तो क्लास को क्लास के जगह पे यूज करना है और आईडी को आईडी के जगह पे। क्लास हम लोग तब यूज करेंगे जब वही जो मैंने केस बताया कि 10 में से 5 पैराग्राफ के ऊपर मुझे सेम स्टाइलिंग चाहिए, तब मैं उन 5 पैराग्राफ का क्लास डिफाइन करूंगा, आईडी नहीं। एक क्लास बनाऊंगा और 5 को सेम नाम दूंगा, फिर जाके मैं उस क्लास को यूज करूंगा। गाइस दिस इज द प्रॉपर वे, ठीक है, ये प्रॉपर वे है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक आईडी बना हुआ है, उसका आईडी स्पेशल बना हुआ है, तो मैं इसको लेके छेड़खानी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां जाके और एक क्लास बनाऊंगा और इस क्लास में मैं लिख दूंगा गुड। चलिए इस क्लास का नाम है गुड। अब मुझे सेम इस क्लास को पूरा कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आके अब मुझे पेस्ट कर देना है। सो मेरा क्लास तैयार हो चुका है और क्लास का नाम है गुड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे आके ऐसे लिखूंगा गुड, फिर ये कर्ली ब्रेसेस, फिर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं दे दूंगा, कौन सा कलर बोला था मैंने, रेड ना, रेड। तो गाइस क्या लगता है आपको काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग आईडी यूज किए तो हम लोगों ने बीच में पहले ये सिंबल दिया, राइट, ये जो ये वाला है 3 नंबर के ऊपर जो रहता है। वैसे ही अगर जब हम लोग क्लास यूज करेंगे तो पहले स्टार्टिंग में हमें डॉट देना पड़ेगा, एक डॉट। अब इसको सेव करिए, अब जाते हैं ब्राउजर में, अब रिफ्रेश, देखिए सही है ना एकदम। ये जो नॉर्मल है एकदम पैराग्राफ वाला विदाउट एनी क्लास आईडी वो है। ये वाला मतलब क्या है, इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ आपका क्लास से, लेकिन जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हुआ आईडी से। और इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ क्लास से, लेकिन टेक्स्ट कलर वही है जो नॉर्मल वाले पैराग्राफ में था, कोई आईडी का काम नहीं हुआ है लास्ट वाले पैराग्राफ में। तो ऐसे यूज करते हैं आईडी और क्लासेस। मैं आपको बहुत अच्छा सा चीज़ बता दिया। ऐसे आपको देखिए बाकी लेक्चर्स में ना आपको सिर्फ CSS का स्टाइलिंग करके सब निकल जाएगा, कोई आईडी ये सब क्लियर नहीं करेगा इतना फास्ट। लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये सब मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे अपना स्टाइल सब लोग कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग, कैसे हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग कर सकते हैं और इंटरनल स्टाइलिंग करके अपना काम इजी करने के लिए कैसे हम लोग इंस्पेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देख लिया आईडी और क्लास कैसे यूज़ कर सकते हैं।
अब आता है एकदम लास्ट टॉपिक, कैसे हम लोग एक्सटर्नल एक CSS का फाइल बनाए, एक दूसरा CSS का फाइल बनाए और पूरा स्टाइलिंग उसमें घुसा दे। फिर उस फाइल को बस यूज़ करना है हमें। अपने जो HTML का फाइल है उसमें कहीं CSS नहीं होगा, CSS का एक अलग फाइल होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरा .html है, फाइल का नाम क्या है .html, मतलब HTML फाइल है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ HTML के कोड्स हो, यहाँ पे ना CSS का कोड हो, ना जावास्क्रिप्ट, ना ही कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हो। मैं चाहूँगा सिर्फ यहाँ पे HTML का कोड हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाके ये वाले जो पूरा स्टाइलिंग्स है यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। Ctrl+X, डिलीट नहीं, Ctrl+X किया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनाऊंगा और इसका नाम दे दूंगा style.css। गाइज याद रखना, CSS फाइल का एक्सटेंशन है .css, जैसे HTML फाइल का एक्सटेंशन है .html, वैसे ही CSS फाइल का एक्सटेंशन है .css। और आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने ऐसे ही रख दिया style.css। अब मैं इसको क्रिएट कर लिया। अब आके इस फाइल में मुझे वो कोड पेस्ट कर देना है, लेकिन ये जो टैग था स्टाइल वाला, ये ठीक है, इसको हटा देना है और ये क्लोजिंग स्टाइल को भी हटा देना है बस, ठीक है। अब ये हो गया, सेव कर लीजिए इसको। अब इस पेज को भी सेव कर लीजिए। देखिए इस पेज में अब स्टाइलिंग्स नहीं है, कुछ स्टाइलिंग्स नहीं है, ठीक है। और स्टाइलिंग्स है दूसरे एक पेज में जो कि एक CSS फाइल है, ठीक है। अब जाते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश, बूम, सब स्टाइलिंग गायब, कोई स्टाइलिंग नहीं है पेज में। ऑब्वियस सा बात है क्योंकि मैंने सब स्टाइलिंग रिमूव कर दिया, लेकिन अब मुझे वो स्टाइलिंग इंक्लूड करना है और मेरा वो स्टाइलिंग सब है लेकिन दूसरे पेज में। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस पेज को लोड करवा लूँगा इधर अपने इस फाइल के ऊपर, ताकि उस पेज का सारा स्टाइलिंग्स मेरे इस एलिमेंट्स पे काम कर जाए। तो उसके लिए याद है मैंने एकदम स्टार्टिंग में कहा था कि HTML के मतलब इस जो हेड सेक्शन है, हेड टैग के अंदर हम अपना टाइटल देते हैं वेबसाइट का, और कोई भी फाइल्स अगर यूज़ कर रहे, कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी अलग से फाइल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे, तो उसका हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो अभी सेम वे में हम लोग ये CSS के फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे। तो उसके लिए एक टैग आता है जिसका नाम है लिंक कराना है ना हम लोग को वो वाला CSS का फाइल यहाँ पे, तो टैग का नाम ही है लिंक। तो लिंक लिखना है। उसके बाद देखिए कुछ लंबा सा लिखा हुआ है, rel = स्टाइल शीट, ये आपको लिखना है गाइस, ठीक है। ये आपको लिखना है, आपको याद भी रखना है शायद, ठीक है। अगर आप याद रख सकते हो, नहीं तो आप अगर प्रो बन जाओगे तो फिर तो बस फटाफट काम होगा। और टाइप =text/css। उसके बाद लास्ट एट्रीब्यूट जो है वो है href, ठीक है। href में आपको अब लोकेशन देना है, जैसे src सोर्स में हम लोग लोकेशन दे रहे थे इमेज का, वैसे ही सेम वे में इस href में उस CSS फाइल का लोकेशन देना है। तो आप देखिए कि test3.html जहाँ पे है वही सेम जगह पे ही style.css भी है, ना ही कोई अलग से फोल्डर में, एक ही जगह पे है। मतलब क्या कि हम लोग डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं। तो style.css। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे, अब रिफ्रेश, बूम, वापस आ गया अपना स्टाइल। थैंक यू गाइज पूरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे। HTML के बारे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, CSS के बारे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, आपने बहुत नए टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता चला, रिसोर्सेज के बारे में पता चला कि आप कहाँ पे जाओगे तो आपको सही प्रॉपर चीज़ मिलेगा सीखने के लिए। आपको अगर ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा फिर अगर आप लाइक नहीं करोगे कि आपको सही में वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं। तो अगर गाइज आपको सही में ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट भी करें, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, जिनको इस चीज़ का ज़रूरत है, प्लीज़ उन तक ये चीज़ पहुँचा दें। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे और आप ऐसा कंटेंट मिस ना करें। तो चलिए अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सब अच्छे से रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।